गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं। अधिचर्म उत्तक तंत्र। इसमें आज हम देखेंगे अधिचर्म में उपस्थित विशिष्ट संरचनाएं। अधिचर्म में की कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं का हम अध्ययन करेंगे। इसमें निम्न संरचनाएं हैं जो इसमें मॉडिफाई होती है, इनसे डेवलप होती है। एक है रंध्र या स्टोमेटा, सेकंड है अतिवृद्धि या आउटग्रोथ, या इसको हम ट्राइकोम्स भी कह सकते हैं। थर्ड है रूट हेयर या मूल रोन। इसके अलावा बुल्लीफॉर्म सेल या वाटर वेसिकल भी होती है। बुल्लीफॉर्म सेल्स है, वाटर वेसिकल्स है, ये भी इसकी मॉडिफिकेशन होती है एपिडर्मल कोशिकाओं की। तो इसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं जो पाई जाती है अधिचर्म में, स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, ट्राइकोम्स या हेयर होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं और बुल्लीफॉर्म और वाटर वेसिकल्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं रंध्र या स्टोमेटा की। देखिए, रंध्र या स्टोमेटा क्या होते हैं? ये पत्ते की सतह पर उपस्थित छिद्र समान संरचनाएं हैं, उन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। मुख्य रूप से ये दो कोशिकाओं से बनी होती है, 2 सेल्स होती है इसमें, जिसमें एक बड़ी कोशिका, मुख्य कोशिका, जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं, और इसकी सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल होती है। तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, 2 गार्ड कोशिकाएं होती है और उससे जुड़ी हुई सहायक कोशिकाएं इनमें हमें देखने को मिलती है, जो इस प्रकार से होती है। ये 2 इसमें गार्ड सेल है, जिनकी भीतरी सतह है वो कठोर होती है और इनसे जुड़ी हुई साथ में सहायक कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। ये सहायक कोशिकाएं हैं जो गार्ड सेल के साथ में जुड़ी हुई रहती है। प्रत्येक रंध्र के अंदर 2 गार्ड कोशिकाएं होती है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करती है, जबकि सहायक कोशिकाएं हैं ये फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती है। बाकी एपिडर्मल कोशिकाओं के समान होती है, जो भोजन का निर्माण करने में सक्षम नहीं होती है। जो ये स्टोमेटा है या गार्ड सेल होती है, इस तरह से एपिडर्मल कोशिकाओं में ये उपस्थित रहती है और एक कैविटी या गुहा में ओपनिंग होती है इनकी, जिसे सब स्टोमेटल कैविटी कहा जाता है। ये सब स्टोमेटल कैविटी है। ठीक है, क्योंकि ये जो रंध्र छिद्र है जो एक कैविटी के अंदर ओपन होता है, जिसे सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। अगर इसका हम साइड व्यू देखें तो इस प्रकार से इनकी जो संख्या है पत्ती में, लगभग 50 से लेके 300 स्टोमेटा पर मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो लगभग संख्या इतनी होती है और पत्ती की कुल सतह का लगभग ये 1% भाग है वो स्टोमेटा के द्वारा बना होता है, घिरा होता है। इनकी जो संरचना है स्टोमेटा की, वो इसको हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं इसकी संरचना को। पहली संरचना है, इनकी जो आकृति होती है वो किडनी शेप की होती है। जो हमने ये आकृति बनाई है, सामान्यतः ये जो द्विबीजपत्री प्लांट्स की जो पत्तियां होती है उसमें किडनी शेप के
स्टोमेटा है जो गार्ड सेल है वो पाई जाती है। सेकेंड, इनमें इनकी जो आकृति होती है वो डंबल शेप की होती है, जो मुख्यतः एक बीजपत्री की ग्रासेज में हमें देखने को मिलेगी। जो डंबल शेप की आकृति है इस तरीके से, इस तरह की डंबल आकृति की जो गार्ड सेल है उनकी आकृति होती है, जबकि इसमें जो आकृति है वो किडनी शेप में देखने को मिलती है। थर्ड, जो स्टोमेटा के एक अलग टाइप और होते हैं जिसे हम संकन स्टोमेटा कहते हैं, या इनको हम धंसे हुए रंध्र भी कहते हैं। सामान्यतः रंध्र के अंदर एक कैविटी होती है जिसे सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। संकन स्टोमेटा होते हैं जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जैसे कनेर है, कनेर की पत्ती में जो स्टोमेटा है वो संकन स्टोमेटा होते हैं, या जो जीरोफिटिक करेक्टर वाले प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म है, उनमें भी संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा पत्ती की सतह पर सीधे ओपन नहीं होकर एक दूसरी कैविटी में ओपन होते हैं, ठीक है, क्योंकि रंध्र है वो धंसे हुए होते हैं। धंसे हुए होने के कारण इनके ऊपरी सतह पर भी एक गुहा का निर्माण होता है जिसे एपिस्टोमेटल कैविटी कहते हैं। तो संकन स्टोमेटा है जिसमें दो तरह की कैविटी, सब स्टोमेटल कैविटी भी मिलती है और इनके ऊपर की तरफ भी एक कैविटी मिलती है जिसे हम एपिस्टोमेटल कैविटी कहेंगे। तो संरचना के आधार पर इनकी जो गार्ड सेल की संरचना है वो दो प्रकार से हो सकती है, किडनी शेप में हो सकती है और दूसरा डंबल शेप में होती है, जो मुख्यतः ग्रासेज में मिलती है। मेज है, पोआ ग्रास है, उसके अंदर ये डंबल आकृति के मिलते हैं एक बीजपत्री प्लांट में। और तीसरे टाइप के विशेष प्रकार के स्टोमेटा होते हैं जिन्हें हम संकन स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा जीरोफिटिक प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका जो कार्य होता है, इनके कारण जो जल की हानि होती है उसे रोकने के लिए ये स्टोमेटा है वो डायरेक्ट ओपन नहीं होते हैं। देखिए, अब देखते हैं हम स्टोमेटा के प्रकार। तो स्टोमेटा का जो प्रकार है वो कई प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। अपन मुख्य देखते हैं कि परिवर्धन के आधार पर जो स्टोमेटा है वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार है मध्यज प्रकार या मीसोजीनस, दूसरा है मध्य परिज या मीसोपेरिगाइनस, तीसरा है परिजात प्रकार या पेरिजीनस टाइप। मीसोजीनस टाइप, सेकंड है मीजो पेरिजीनस और थर्ड है पेरिजीनस टाइप का। इनका जो परिवर्धन होता है, जो स्टोमेटा है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक गार्ड सेल होती है और दूसरी सब्सिडरी या सहायक कोशिकाएं होती है। इनका जो निर्माण होता है, किस प्रकार की कोशिकाओं से इनका निर्माण हो रहा है, उसके आधार पर स्टोमेटा के तीन टाइप होते हैं। मध्यज टाइप है, मध्य परिज टाइप है और परिजात टाइप का होते हैं। जो मीसोजीनस टाइप की होती है, इसके अंदर जो गार्ड सेल है और सब्सिडरी सेल है, दोनों एक ही मात्र कोशिका से इनका निर्माण होता है। एक ही मात्र सेल से दोनों कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो उसे हम मध्यज या मीसोजीनस टाइप कहेंगे। सेकंड है मीसोपेरिजीनस टाइप का। इसमें क्या होता है, एक गार्ड सेल और एक तरफ की सहायक कोशिकाओं का जो निर्माण है वो एक मात्र कोशिका से हो रहा है, जबकि दूसरी गार्ड सेल और दूसरी सहायक कोशिका का जो निर्माण है वो दूसरी मात्र कोशिका से हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे मीसोपेरिजीनस टाइप का डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा हमने, मीसोजीनस टाइप का जो मध्यज प्रकार का परिवर्धन होता है, जिसमें एक ही मात्र कोशिका से गार्ड सेल और सहायक कोशिकाओं का निर्माण होता है। दूसरा है मध्य परिज टाइप का डेवलपमेंट, जिसमें एक गार्ड सेल और सहायक कोशिकाओं का निर्माण एक मात्र कोशिका से, दूसरी गार्ड सेल और दूसरी सहायक कोशिका का डेवलपमेंट है वो दूसरी मात्र कोशिका से होता है। जबकि तीसरा है परिजात प्रकार का परिवर्धन
होता है, जिसके अंदर गार्ड सेल और सहायक कोशिकाओं का निर्माण अलग अलग मात्र कोशिका से होता है। तो डेवलपमेंट के आधार पे जो स्टोमेटा है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। इनका जो स्टोमेटा का जो मुख्य कार्य है, इनके 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना, क्योंकि प्लांट से जो पत्तियां हैं वो भोजन का निर्माण करती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जिसमें CO2 की आवश्यकता होती है। तो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो इन स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, और इन गैस के एक्सचेंज के साथ साथ में ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करते हैं। दूसरा कार्य है इनका वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पत्ती का तापमान होता है उसको स्थिर बनाए रखने का कार्य है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना, लेकिन इसके साथ में ये वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं, जिसके द्वारा पत्ती का जो तापमान होता है वो स्थिर बना रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संरचनाएं हैं ट्राइकोम्स और रूट हेयर्स। ठीक है, दोनों एक ही प्रकार की संरचनाएं होती है। ट्राइकोम्स होते हैं वो वायवीय भाग में पाए जाते हैं, और रूट हेयर्स है वो भूमिगत भाग में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं? अधिचर्म पर उपस्थित हेयर लाइक संरचनाएं होती है, जिन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं। ये जो ट्राइकोम्स होते हैं ये चिर स्थायी हो सकते हैं, पर्णपाती हो सकते हैं, या फिर वो तुरंत ही झड़ सकते हैं, आंसूपाती भी हो सकते हैं कि वो कितने समय तक पत्ती पर लगे रहते हैं। वो लगातार लंबे समय तक लगे रहते हैं, चिरस्थायी होंगे। वो एक पर्टिकुलर सीजन में सर्दी या गर्मी में झड़ जाते हैं, पर्णपाती होते हैं, और बनते ही अगर वो झड़ जाते हैं तो उन्हें हम आंसूपाती कहते हैं। ये जो हेयर होते हैं वो एक उभार के रूप में लंबी संरचनाएं होती है। लंबी हेयर लाइक संरचना के रूप में ये पत्ती की सतह पर, तने पर देखने को मिलती है। अधिचर्म कोशिकाओं से ये निकलती है। मुख्यतः ये जो संरचनाएं होती है ये एक कोशिकीय होती है। जो रूट हेयर्स होते हैं या ट्राइकोम्स होते हैं एक कोशिकीय संरचना के रूप में ये होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। जब ये बहुकोशिकीय होते हैं तो ये तो या तो शाखित होंगे या फिर अशाखित होते हैं। अशाखित होते हैं तो वो सिलेंड्रिकल या बेलनाकार संरचना के रूप में होते हैं, और जब शाखित होते हैं तो उसे हम डेंड्रोइड हेयर्स भी कहते हैं, क्योंकि डेंड्रोइड लाइक संरचना का ये निर्माण करते हैं। इसके अलावा कुछ जो ट्राइकोम्स होते हैं वो सग्रंथिल भी होते हैं। सग्रंथिल रोम भी होते हैं जो नेक्टर का स्त्रावण करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, चिपचिपे पदार्थ का ये स्त्रावण करते हैं। और विशेष रूप से ये जो चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण करते हैं, ये जो पुष्प के जो भाग होते हैं जैसे बाह्य दल या दल पुंज होते हैं, कैलिक्स है या कोरोला है, उसमें ये देखने को मिलते हैं। नेक्टर का ये सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, इनके ट्राइकोम्स के जो मुख्य कार्य है वो है एक तो पैथोजन से सुरक्षा प्रदान करना। पैथोजन से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा इनका मुख्य कार्य है कि ये सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक मात्रा में ये परावर्तन कर देते हैं, जिससे जल की हानि को रोकने का कार्य करते हैं। जल की हानि कम करते हैं ये। पत्ते के जो सतह का तापमान होता है वो भी नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि जो ट्राइकोम्स होते हैं, हेयर होते हैं, वो प्रकाश को लगभग परावर्तित कर देते हैं। इसी तरीके से रूट की अधिचर्म पर जो हेयर लाइक संरचनाएं मिलती है उन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसे एपिब्लेमा कहा जाता है।
ठीक है, जिसमें क्यूटिकल अब्सेंट होती है, स्टोमेटा है वो भी नहीं पाए जाते हैं। और रूट हेयर्स की विशेषता होती है कि ये एक कोशिकीय संरचना होती है, एक कोशिकीय संरचना के रूप में देखने को मिलते हैं। इनकी कोशिका भित्ति है वो पतली कोशिका भित्ति है, क्योंकि इनका जो मुख्य कार्य है वो जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। इस कारण इनकी जो कोशिका भित्ति है वो भी पतली होती है। ये एक कोशिकीय रूट हेयर्स होते हैं जो एपिब्लेमा में पाए जाते हैं। तो ये कुछ एपिडर्मल सेल में, एपिडर्मल टिश्यू में पाई जाने वाली कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं हमने देखी है। थैंक यू।